शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान, दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। अब मुझे अपने कश्मीरी जासूस अहद गनी के यहाँ जाकर कमांडो शेरबाज से मिलना और उसे मिस्टर कोहली से की गई गुफ्तगू से आगाह करना था। कमांडो शेरबाज ने मुझे अमृतसर से दिल्ली रवाना होते हुए कश्मीरी जासूस अहद गनी का पता दे दिया था, जो मैंने उस वक्त भी आपको नहीं बताया और अब भी आपको नहीं बताऊंगा। अब यूं समझ लें कि मैं अहद गनी के पास पहुंच गया। वहाँ कमांडो शेरबाज अभी नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैं बजरिया हवाई जहाज दिल्ली आया था, जबकि कमांडो शेरबाज ट्रेन के जरिए दिल्ली आ रहा था। उसे रात को पहुंचना था। मैं शेरबाज को बड़ी आसानी से अपने साथ जहाज ला सकता था, लेकिन ऐसा करना हम दोनों के हक में खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि मिसाइल सेंटर की तबाही के बाद पंजाब में सीआईडी रेलवे स्टेशन, लारियों के अड्डों और हवाई अड्डों पर 24 घंटे मौजूद रहती थी। बहुत मुमकिन था कि मैं नहीं तो कमांडो शेरबाज सीआईडी की निगाहों में आ जाता। चुनाचे मैंने खुद कमांडो शेरबाज को रेल के जरिए दिल्ली पहुंचने को कहा था। अहद गनी से अपनी शनाख्त के लिए शेरबाज ने मुझे खुफिया कोड वर्ड बता दिया था। जब मैंने अहद गनी के सामने जाकर खुफिया कोड उसे बताया तो उसने दुकानदारों वाले इखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, जनाब अभी आपके कपड़े तैयार नहीं हुए, अगर आपको जल्दी नहीं है तो शाम को आकर ले जाइएगा। मालूम हुआ कि कमांडो शेरबाज ने अमृतसर से रवाना होते वक्त अहद गनी को किसी जरिए से इत्तला कर दी थी कि वो शाम को दिल्ली पहुंचेगा। उसने मेरे बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। ये वो एहतियात थी जो हर जासूस और कमांडो दुश्मन मुल्क के अंदर टेलीफोन या वायरलेस पर कोई पैगाम आम या कोड अल्फाज में नशर करते वक्त जरूर एहतियात करता है, क्योंकि मुल्क के अंदर दिए जाने वाले सिग्नल मीडियम वेवलेंथ के होते हैं और आसानी से किसी भी मॉनिटरिंग सेट पर पकड़े जा सकते हैं, जबकि मुल्क के बाहर नशर किए जाने वाले सिग्नल आम तौर पर शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं और उनकी बुलंदी भी काफी होती है। बहरहाल मैंने अहद गनी की जगह देख ली थी और उससे अपना तारुफ भी करवा दिया था। अब मेरा कोई काम नहीं था। मैंने कहा, ठीक है जनाब, मैं शाम को आ जाऊंगा, आदाबर्स। अहद गनी ने जवाबी इखलाक का मुजाहरा करते हुए कहा, आदाबर्स। ये दिल्ली की कारोबारी फजा का अखलाक था जिस पर दिल्ली के लोग, खास तौर पर वहाँ के मुसलमान, अभी तक सख्ती से कारबंद थे। मैं एक सिनेमा हाउस में घुस गया। वक्त गुजारने का इससे ज्यादा महफूज तरीका और कोई नहीं था। दिल्ली के कुछ सिनेमा हाउस सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलते रहते हैं। एक फिल्म देख कर निकला तो खाना खाया और दूसरे सिनेमा हाउस में घुस गया। 9 बजे दूसरा शो खत्म करके निकला, फिर खाना खाया और अहद गनी की दुकान या शोरूम, जो कुछ भी वो था, उसकी तरफ रवाना हो गया। वहाँ मुझे कमांडो शेरबाज मिल गया। वो अहद गनी के पास नहीं बैठा हुआ था, बल्कि एक खुफिया जगह पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि वो कश्मीरी कमांडो था और जम्मू और कश्मीर और पंजाब की पुलिस उसके पीछे लगी रहती थी। मैंने उसे वो सारी बातें बयान कर दी जो मेरे और इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ के दरमियान हुई थी। कमांडो शेरबाज ने सारी बात सुनी और कहा, मुझे मालूम था कि ये लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ये रिपोर्ट तो मिल गई है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की सरहदों पर स्टिंगर मिसाइल और भारी दूर मार तोपें खुफिया मकामात पर नस्ब की जा रही हैं। बाकी ये मालूम नहीं हो सका कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां भी कर रहा है। कमांडो शेरबाज कहने लगा, भाई हैदर अली, अखनौर की पहाड़ी वाली कलाबंदी का तो तुम्हें पता चल गया है। ये भी हमें मालूम हो चुका है कि वहाँ त्रिशूल नाम की भारी दूर मार तोपें नस्ब हैं और आजाद कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के शहर जेहलम, गुजरात, वजीराबाद उसकी जद में हैं। सबसे पहले हम उनको तबाह करेंगे, उसके बाद दूसरी कलाबंदी का भी सुराग लगा लेंगे। कमांडो शेरबाज का मशवरा बिल्कुल सही और बरवक्त था। अगरचे भारत में मेरा मिशन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में स्मगल किए जाने वाले भारतीय दहशतगर्दों का खात्मा करना था और वो मैं कर भी रहा था। इसके बावजूद अगर मुझे कोई इस किस्म की तंसीबात नजर आ जाती या उनका सुराग मिल जाता जो पाकिस्तान या आजाद कश्मीर के शहरों को तबाह करने के लिए भारत ने नस्ब कर रखी हो, तो मैं उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अखनौर की कलाबंदी इसकी वाज़ेह मिसाल थी। ये कलाबंदी पाकिस्तान के खिलाफ थी। इसके अंदर स्टिंगर गाइडेड मिसाइल पाकिस्तानी शाहीनों के तैयारों को फजा में तबाह करने के लिए और भारी तोपें पाकिस्तान के शहरों पर गोलाबारी करने के लिए लगाई गई थी और उनका तबाह करना जरूरी हो गया था। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, शेरबाज, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2-1 दिन के लिए मेरा बम्बई जाना बहुत जरूरी है। तुम ये बताओ कि बम्बई से वापस आकर हमें अखनौर मिशन कहाँ से शुरू करना होगा। कमांडो शेरबाज बोला, सबसे पहले तो हमें अखनौर की फौजी कलाबंदी की फुल रिपोर्ट हासिल करनी होगी कि उस पहाड़ की चोटी पर एक ही कलाबंदी है या दूसरी कलाबंदियां भी हैं। फिर ये मालूम करना होगा कि उनके अंदर कहाँ कहाँ कितनी त्रिशूल तोपें लगी हैं। दूसरे ये कि स्टिंगर मिसाइल कहाँ लगाए गए हैं।
इन फौजी तंसीबात की सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, अगर पक्के मोर्चों के पैरामीटर्स हैं तो उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उनके अंदर जो मशीन गन्ने हैं उनके सुराख की चौड़ाई कितनी है। इसके अलावा वहाँ पहाड़ी ढलान पर भारतीय फौज ने दूसरी कितनी गन पोस्टें बना रखी हैं, वहाँ फौज की कितनी नफरी है और रात को किस पोस्ट के संतरी किस तरफ गश्त लगाते हैं, वहाँ राशन की सप्लाई की क्या सूरत हाल है, वगैरह वगैरह। अगर हमें इन सारी तफसीलात का इल्म हो गया तो हमारा मिशन समझो आधा मुकम्मल हो गया। इन मालूमात के बगैर हमारा अखनूर की फौजी कलाबंदियों का रुख करना अपने आप को खामखा बगैर किसी मकसद के मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ होगा। मैंने कमांडो शेरबाज से पूछा, शेरबाज क्या तुम्हारे पास ऐसे जराए हैं कि तुम अपने तौर पर ये मालूमात हासिल कर सको? वो कहने लगा, जराए तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की सलामती का मामला है। कश्मीरी मुजाहिदों के इस जज्बा ईमानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। मैंने कहा, इस कोशिश में मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा। मुझसे जो कुछ हो सका वो भी करूंगा और जो नहीं हो सकता उसे भी करने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। कमांडो शेरबाज ने पूछा, तुम बम्बई कब जाना चाहते हो? मैंने जवाब में कहा, मैं इस बार रेलगाड़ी से नहीं बल्कि हवाई जहाज से बम्बई जाऊंगा। मेरे पास काफी रकम है, दूसरा हमारे पास इतना वक्त नहीं है। उसने पूछा, तुम कल बम्बई गए तो वापस कब आओगे? मैंने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन वहाँ रहूंगा। शेरबाज बोला, ठीक है, मैं इतने दिन यहाँ दिल्ली में ही छुपा रहूंगा। तुम जब बम्बई से वापस आओ तो मेरे इसी हाइड आउट में आ जाना। मैं दिन के वक्त इसी जगह तुम्हें मिलूंगा। वो रात मैंने दिल्ली के एक आला दर्जे के होटल में बसर की। दूसरे दिन इंडिया की एक हवाई सर्विस के ऑफिस में पहुंचकर ये मालूम किया कि बम्बई को कौन सी फ्लाइट किस वक्त जाती है। एक फ्लाइट 11 बजे दिन की थी। इसमें मुझे एक खाली सीट मिल गई। मैंने टिकट लेकर कंफर्म करवा ली और होटल में आ गया। 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया। फ्लाइट राइट टाइम पर थी। बम्बई के आसमान पर बादल छाए हुए थे। जहाज बारिश में भीगता हुआ बम्बई के एयरपोर्ट पर उतरा। मुझे बम्बई की बारिश बड़ी अच्छी लगी। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर शिवसेना के दफ्तर आया तो मालूम हुआ कि बालाजी राव बेंगलोर गया हुआ है। बाल ठाकरे बम्बई में ही था। मैंने उसी वक्त बाल ठाकरे को फोन किया और बताया कि मैं जालंधर से आ गया हूँ और जो तफसीलात मैंने मालूम की हैं उनकी रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ। बाल ठाकरे की थकी थकी आवाज आई, रात 8 बजे आना धर्मचंद। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैं ठीक 8 बजे रात बाल ठाकरे के कमरा खास में उसकी खिदमत में बड़े अदब से बैठा हुआ था। वो सिगरेट पी रहा था। उसके गले की मालाओं के मोती और अंगूठियों के हीरे कमरे की रोशनी में चमक रहे थे। उसने पूछा, कहो धर्मचंद, क्या रिपोर्ट लाए हो? मैंने तो वहाँ की सारी इंटेलिजेंस नफरी निकलवा दी है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट के 10 आदमियों को भी मुअत्तल करवा दिया है। मैंने कहा, सेनापति जी, हमें आप जैसे देशभक्तों की जरूरत है। आप भारत माता के सपूत हैं। भारत में शिवाजी मरहट्टा के अवतार हैं। बाल ठाकरे को मैंने हवा दी तो वो भूल गया। फिरौन टाइप के आदमी अपनी तारीफ सुनकर हमेशा खुश होते हैं और बाल ठाकरे भारत का बहुत बड़ा फिरौन था। चुनाचे वो मेरी तारीफ से बहुत खुश हुआ। उसके काले काले होंठों पर मुस्कुराहट सी आ गई। उसकी आंखें मुस्कुराहट की वजह से मजीद सुकड़ गई। उसने कहा, तुम्हारी इंटेलिजेंस ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने कहा, महाराज, खोज लगाने से वही बात सामने आई है जो मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज करता रहा हूँ। मिस्टर चक्रवर्ती को अगर ऐन वक्त पर गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये तबाही न मचती। मैं इस बार जालंधर साधु के भेष में मंदिरों और गुरुद्वारों में फिरा हूँ। मुसलमान दरवेश बनकर मालीर कोटला और जालंधर की खानकाहों में रातों को बैठा रहा हूँ ताकि किसी तरह उन पाकिस्तानी जासूसों का सुराग मिल सके जो चक्रवर्ती के साथ मिले हुए थे। बाल ठाकरे ने बियर का घूंट हल्क में उतारने के बाद पूछा, फिर कुछ पता चला तुम्हें? मैंने कहा, महाराज जी, आप मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं कि जब इस किस्म की वारदात हो जाती है तो दूसरे जासूस फौरन अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जालंधर में मिसाइलों की तबाही के बाद भी ऐसा ही हुआ है। चक्रवर्ती तो मिसाइलों के साथ ही खत्म हो गया था। उसके पाकिस्तानी जासूस साथी जहाँ जहाँ थे वहाँ से रूपोश हो गए। मुझे सिर्फ 2 पाकिस्तानी जासूसों का सुराग मिला है। बाल ठाकरे ने बेसब्री के साथ पूछा, कहाँ छुपे हुए हैं वो? मैंने ऐसी सूरत बना ली जैसे मैं किसी बड़े नाजुक मसले पर गौर कर रहा हूँ। मैंने सर हिलाते हुए कहा, महाराज, ये दोनों पाकिस्तानी जासूस मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जम्मू और कश्मीर की सरहद पर एक जंगल में छुपे हैं। बाल ठाकरे ने फौरन तेज लहजे में कहा, उनको जाकर पकड़ते क्यों नहीं? तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें जालंधर से सीधा उस तरफ जाना चाहिए था। मैंने कहा, सेनापति जी, चोर डाकुओं को पकड़ना मुश्किल नहीं होता। उन्हें तो पुलिस घेरा डालकर फौरन पकड़ लेती है, लेकिन जासूसों को पकड़ने के लिए इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं उनके दूसरे साथियों को उनकी गिरफ्तारी का बिल्कुल इल्म न हो और वो कहीं अंडरग्राउंड न चले जाएं। मैंने उन लोगों का सुराग लगा लिया है और मुझे ये भी रिपोर्ट मिल चुकी है कि जंगल में जहाँ जहाँ वो छुपे हुए हैं वो जगह उनकी पक्की हाइड आउट है और वो अभी वहाँ से वापस पाकिस्तान नहीं जा रहे। मैं आपको सिर्फ ये रिपोर्ट देने आया था। मैं कल की फ्लाइट से वापस जम्मू रवाना हो जाऊंगा और जम्मू की खुफिया पुलिस के साथ मिलकर पाकिस्तानी जासूसों के हाइड आउट का सुराग लगाऊंगा और वहां पुलिस की पूरी फोर्स के साथ उस वक्त हमला करूंगा जब सारे पाकिस्तानी जासूस वहां पर मौजूद होंगे। मेरा हमला इतना अचानक और सोचा समझा होगा कि उनमें से एक भी फरार होने में कामयाब न हो सकेगा। बाल
ठाकरे आंखें सुकेड़े खामोशी से मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। उसने बियर का एक और घूंट पिया और सिगार सुलगाने के बाद बोला, ठीक है, तुम कल की फ्लाइट से जम्मू पहुंच जाओ। अगर जहाज में कल कोई सीट न मिली तो मुझे बताना, मैं किसी की सीट कैंसिल करवा कर तुम्हें दिलवा दूंगा। पैसों की जरूरत हो तो ऑफिस सेक्रेटरी से ले लेना। मैंने कहा, बहुत बेहतर सेनापति जी, अब आज्ञा दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। मैंने अपना सर आगे कर दिया। बाल ठाकरे ने हाथ आगे करके मेरे सर को छुआ और हाथ हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। मैंने उस फिरौन के घुटनों को छुआ और उल्टे पांव कमरे से निकल गया। हमें अपने अखनौर मिशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि इस मिशन में हमें कुछ असलहे की भी जरूरत थी। अगरचे छोटे हथियार हम भारतीय गश्ती संतरियों पर घात लगाकर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार कर भी हासिल कर सकते थे। मैंने शिवसेना के दफ्तर में आकर ऑफिस सेक्रेटरी से कहा, बाल ठाकरे जी के हुक्म के मुताबिक मुझे कल मजीद 6-7 हजार रुपए का चेक लिख देना। ऑफिस सेक्रेटरी ने मेज का दराज खोल कर कहा, श्रीमान जी कल क्यों, आज अभी चेक ले लें। बाल ठाकरे का हुक्म उनके लिए भगवान के हुक्म का दर्जा रखता था और उन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बाल ठाकरे के जाती फंड में करोड़ों रुपए जमा थे। 5-7 हजार रुपए उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, 7 हजार रुपए का बेरर चेक लिख दो, मैं सुबह जम्मू जाते हुए बैंक से निकलवा लूंगा। ऑफिस सेक्रेटरी ने चेक लिख कर बड़े अदब से मेरे हवाले कर दिया। मैंने चेक जेब में रखा और दफ्तर से निकलकर अपने दफ्तर वाले फ्लैट में आकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और रात का खाना खाने के लिए विष्णु होटल में जाने की बजाय ईरानी रेस्टोरेंट में जाकर मुर्ग पुलाव का ऑर्डर दे दिया। खूब सेर होकर खाना खाने के बाद मैंने चाय पी और सिगरेट सुलगाकर लेमिंगटन रोड की तरफ निकल गया। आसमान पर बादल उसी तरह छाए हुए थे। दिल्ली पंजाब में सख्त सर्दी पड़ रही थी, मगर बम्बई में मौसम बड़ा खुशगवार था। मेरा जहन अपने नए मिशन के बारे में सोच रहा था। ये मिशन मुझे इतना आसान नहीं लग रहा था। इसमें 1001 खतरे थे। खतरे इस बात के नहीं थे कि हम मारे जाएं, उसकी हमें परवाह नहीं थी। खतरा इस बात का था कि कहीं हम टारगेट मारने से पहले न मर जाएं। सबसे अहम और जरूरी बात यह थी कि अखनौर की फौजी कलाबंदी का पूरा सर्वे किया जाए। ये मालूम किया जाए कि वहां तक पहुंचने के रास्ते में पहाड़ी की ढलान पर भारतीयों ने मशीन गन पोस्टें कहां बनाई हुई हैं। अगर उन्होंने कोई बॉबी ट्रैप लगाए हुए हैं और बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं तो उनका इलाका किस जगह पर है, क्योंकि अमन के जमाने में ऐसी फौजी कलाबंदियों के इर्द गिर्द दुश्मन के कमांडोज के शबखून के डर से सिक्योरिटी की खातिर बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं, तो वहां खुफिया तौर पर सुर्ख निशान लगा दिए जाते हैं ताकि दिन के वक्त अपने फौजियों को नजर आ जाएं। उसके बाद ये मालूम करना था कि रात के वक्त वहां सिक्योरिटी का कैसा इंतजाम होता है। ये तमाम मालूमात हमारा कोई एक कश्मीरी मुजाहिद नहीं बता सकता था। इसके लिए खुद वहां जाना जरूरी था। मुझे एक सहूलत भी हासिल थी, वो ये कि मेरे पास इंडिया की मरकजी इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा खुफिया और ताकतवर सीक्रेट नंबर था। उसकी मदद से मैं अखनौर की कलाबंदी और पैरामीटर्स के इलाके में बगैर रोक टोक के दाखिल हो सकता था। कमांडो शेरबाज ये काम नहीं कर सकता था। मुझे भारतीय फौज और सिविल अफसरों से डिप्लोमेसी की बातें करने का काफी तजुर्बा हो चुका था। इलावाजी मुझे हिंदी जबान पर भी उबूर था। मुझे हिंदू मत की मुकद्दस किताबों, वेद और प्राणों के संस्कृत श्लोक भी जबानी याद थे। मुझे बाल ठाकरे की सियासी और अखलाकी हिमायत हासिल थी और मैं बाल ठाकरे को कह आया था कि मैं जम्मू अखनौर के इलाके में पाकिस्तानी जासूसों की सुराग रसानी करने और उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए जा रहा हूँ। ये सारी बातें मेरे हक में जाती थी। मैं बम्बई की भीगी हुई रात में लेमिंगटन रोड पर बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक निकल गया। वहां से रिक्शे में बैठकर मैं अपने फ्लैट पर वापस आया और सो गया। दूसरे दिन मैंने बम्बई से चेक कैश करवाया और टेलीफोन करके मालूम किया कि बम्बई से दिल्ली की फ्लाइट में कोई सीट मिल सकती है या नहीं। दोपहर के बाद की एक फ्लाइट पर सीट मिल गई। मैंने बम्बई की एक मार्केट से अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदे, एक जर्सी कमांडो शेरबाज के लिए खरीदी, केमिकल्स का कुछ ऐसा मुख्तसर सा सामान खरीदा जो माइक्रो चिप्स बनाने में काम आता था। उसके बाद दोपहर को तैयारे में सवार होकर दिल्ली की तरफ परवाज कर गया। दिल्ली पहुंचकर मैंने खुफिया हाइड आउट में कमांडो शेरबाज से राब्ता कायम किया। अगरचे दिन का वक्त था, मगर कमांडो शेरबाज मुझे वहां मिल गया। मैंने उसे नई जर्सी दी। बाल ठाकरे के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उस बारे में मुख्तसर बताया और कहा कि यहाँ से आगे जम्मू हम दोनों एक साथ तैयारे में सवार होकर जाएंगे। कमांडो शेरबाज ने कहा, इसमें मेरे पकड़े जाने का खतरा है, बेहतर यही है कि मैं तुम्हारे साथ न जाऊं। तुम बेशक तैयारे के जरिए जाओ, मैं अपने हिसाब से वहां आ जाऊंगा। कमांडो शेरबाज ठीक कह रहा था। मसलहत का तकाजा यही था। मैंने उससे पूछा, जम्मू में मुझे किस जगह तुम्हारा इंतजार करना होगा? वो बोला, तुमने जम्मू का कैलाश होटल देखा है? मैंने कहा, हाँ, मैंने एक बार उस होटल में कयाम भी किया था। काफी मॉडर्न होटल है। वो बोला, बस तुम उसी होटल में ठहरे रहना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से कमरे में ठहरा हूँ? कमांडो शेरबाज बोला, ये मैं मालूम कर लूंगा। और मैं उसी शाम दिल्ली से जम्मू रवाना हो गया। जम्मू पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने अपने साथ एक सफरी अटैची केस रख लिया था। उसमें मेरी जरूरत की चीजें थी और ये दिखाना भी मकसूद था कि मैं बाहर से जम्मू आया हूँ। कैलाश होटल में मुझे कमरा नंबर 15 मिल गया। मैंने कमांडो शेरबाज
शेरबाज का इंतजार शुरू कर दिया। कमांडो शेरबाज दूसरे दिन रात को मुझे मिला। रात के 10:15 बजे मैं होटल के कमरे में बैठा टेलीविजन पर खबरें सुन रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। उठकर दरवाजा खोला तो होटल का एक बूढ़ा कश्मीरी मुलाजिम बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, आप धर्मचंद जी हैं, दिल्ली से आए हैं, आप बाल ठाकरे के सेक्रेटरी हैं? बूढ़े कश्मीरी ने बैक वक्त मुझसे 3 सवाल पूछ डाले। मैं समझ गया कि ये कश्मीरी मुसलमान है और हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के लिए काम कर रहा है और उसे कमांडो शेरबाज ने ही मेरे पास भेजा होगा। मैंने कहा, हाँ बाबा जी, क्यों, क्या बात है? बूढ़े ने कॉरिडोर में एक निगाह डाली, फिर अपनी होटल की वर्दी की जेब में हाथ डालकर एक तह किया हुआ कागज निकाल कर मेरे हवाले कर दिया और आगे चल दिया। मैंने कमरे में आकर कागज खोला। उस पर उर्दू में लिखा था, जिस बूढ़े ने तुम्हें ये खत दिया है वो कल रात 12 बजे कैलाश होटल के पीछे मंदिर वाली टेकरी के पास जानवरों के पानी पीने का जो प्याऊ बना हुआ है वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम उसके पास आ जाना, ये तुम्हें मेरे पास ले आएगा। कमांडो शेरबाज। दूसरे दिन रात के ठीक 12 बजे मैं उस मकाम पर पहुंच गया। रात के वक्त टेकरी वाले पानी के प्याऊ पर अंधेरा छाया हुआ था। दूसरी जानिब जो मंदिर था उस तरफ रोशनी थी। वहाँ होटल वाला बूढ़ा कश्मीरी एक तरफ छुप कर मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे लेकर दूसरी टेकरी की तरफ चला गया। 2-3 घाटियां उतरने के बाद एक ढलान पर नाले के किनारे लकड़ी का झोंपड़ा था। कमांडो शेरबाज वहाँ मुझे मिल गया। बूढ़ा कश्मीरी वापस चला गया। हम अंधेरे में बातें करने लगे। कमांडो शेरबाज बोला, मैंने अपने एक खास आदमी की ड्यूटी लगा दी है, वो हमें अखनौर कलाबंदी के बारे में कल रात को रिपोर्ट ला कर देगा। मैंने पूछा, ये आदमी वहाँ जाकर कैसे तफसीलात मालूम करेगा? शेरबाज ने कहा, वो कलाबंदी में रोजाना सुबह दूध लेकर जाता है। मैंने कमांडो शेरबाज से आगे कोई बात न की। मुझे मालूम था कि अखनौर की कलाबंदी को उड़ाने के लिए जिन खास मालूमात की हमें जरूरत है वो ये गवाला हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन उस वक्त मैं खामोश रहा। कमांडो शेरबाज बोला, तुम इसी वक्त कल रात को यहाँ आना, वो आदमी यहाँ पर मौजूद होगा। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया। दूसरे दिन रात को ठीक वक्त पर मैं उसी खुफिया जगह पर पहुंच गया। लकड़ी के झोंपड़े में पतली सी मोमबत्ती इस तरह जल रही थी कि उसकी रोशनी झोंपड़े के दरवाजे और खिड़की पर नहीं पड़ रही थी। कमांडो शेरबाज के पास एक देहाती नौजवान कंबल ओढ़े बैठा हुआ था। शेरबाज कहने लगा, ये अब्दुल्ला है। इसने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कलाबंदी टीले की चोटी पर है जहाँ ये नहीं जा सका। वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। टीले की ढलान जहाँ से शुरू होती है वहाँ एक तरफ नशेब में फौजी बैरक है। कलाबंदी को जाने वाले रास्ते का गेट कांटेदार तारों से बना हुआ है। उसकी दोनों जानिब जरा बुलंदी पर 2 पक्के मोर्चे हैं। ये मशीन गन मोर्चे ही होंगे। गेट पर 2 मुसल्लह संतरी हर वक्त पहरा देते हैं। कमांडो शेरबाज ने जो तफसीलात बयान की वो मेरे किसी काम की नहीं थी। मैंने अब्दुल्ला गवाले से पूछा, टेकरी की दूसरी जानिब क्या है? वो बोला, दूसरी तरफ ढलान है जहाँ जंगली झाड़ियाँ नीचे पहाड़ी नाले तक चली गई हैं। मैंने पूछा, वहाँ कोई गन पोस्ट भी है क्या? अब्दुल्ला बोला, ये मुझे मालूम नहीं, उस तरफ भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैंने उन झाड़ियों को दूर ही से देखा है। मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, ये नौजवान बड़ी अच्छी मालूमात हमारे लिए लाया है, जरूरत पड़ी तो हम इसे दोबारा वहाँ भेजेंगे। कमांडो शेरबाज ने अब्दुल्लाह को वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद मैंने शेरबाज से कहा, शेरबाज, ये मिशन इतना अहम और इतना पेचीदा है कि अगर हमने सोच समझकर इसमें हाथ न डाला तो ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। कमांडो शेरबाज समझ गया कि अब्दुल्लाह गवाले की लाई हुई रिपोर्ट से मैं मुतमईन नहीं हूँ। कहने लगा, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मतलूबा मालूमात मैं वहाँ खुद जाकर हासिल करूंगा। शेरबाज ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जाओगे? मैंने कहा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब ऐसा है कि मुझे कैलाश होटल बदलना होगा। जहाँ कोई इससे बेहतर होटल हो तो बता दो। वो याद करके बोला, ब्लू स्टार होटल है जो कैलाश होटल से ज्यादा महंगा है। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स आकर ठहरते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं सुबह ही उठ जाऊंगा, तुम मुझसे राब्ता रखोगे? कमांडो शेरबाज बोला, वही बूढ़ा कश्मीरी हमारे दरमियान राब्ते का जरिया होगा। मैंने कहा, कल से मैं अपना जासूसी मिशन शुरू कर रहा हूँ। पहले मुकम्मल जासूसी होगी, अखनौर कलाबंदी का पूरा सर्वे होगा, उसके बाद टारगेट पर कमांडो अटैक होगा। अब मैं चलता हूँ। मैं शेरबाज से इजाजत लेकर होटल में वापस आ गया। इस बात का खास ख्याल रखे हुए था कि इंटेलिजेंस का कोई आदमी मेरा पीछा न कर रहा हो। जहाँ तक मेरे इल्म और मेरे तजुर्बे का ताल्लुक था, अभी तक जम्मू में मेरी निगरानी शुरू नहीं हुई थी। मेरी निगरानी होती भी रहती तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। सिर्फ इतनी एहतियात जरूरी थी कि जब मैं कमांडो शेरबाज से छुप कर मुलाकात करने जाऊं तो कोई इंटेलिजेंस वाला मेरे पीछे न लग जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।